इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स या क्या महसूस करते हो आप इसमें, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नी एंड शोल्डर सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। फ्रोजन शोल्डर जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट्स में पाया जाता है। डायबिटीज एक कॉज नहीं है, पर अगर हम 10 पेशेंट्स ले जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है तो उनमें से 7 लोगों को यूजुअली डायबिटीज होता है। फ्रोजन शोल्डर होने का कारण क्या है? अनफॉर्चुनेटली आज तक हमें पता नहीं है ये क्यों होता है, पर हमें समझना चाहिए कि कंधे का मेन जॉइंट जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है। वो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है जिसमें बॉल बड़ा है और सॉकेट छोटा है, इसीलिए ये पैदाइशी थोड़ी सी अनस्टेबल जॉइंट है। पर इसी के वजह से हम अपने कंधे को इतना हिला पाते हैं, इतनी मूवमेंट आती है, तो पैदाइशी ये थोड़ी अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए भगवान ने कंधे के चारों तरफ एक कवरिंग लगाया है, एक पॉलीथीन की तरह, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और कंधे के चारों तरफ मांसपेशियां होती है जो बॉल को सॉकेट के अंदर रखती हैं। उसके अलावा सॉकेट जो है वो थोड़ी कर्व्ड होती है, एक थाली की तरह। थाली क्यों कर्व्ड होता है? ताकि आपका दाल जो है वो प्लेट के बाहर ना निकले। तो ये कर्व्ड होने के वजह से बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर रहता है। तो द कॉन्केविटी ऑफ द सॉकेट, कैप्सूल और मांसपेशियां और मसल्स कीप द शोल्डर जॉइंट स्टेबल। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी मैकेनिज्म जो है, कैप्सूल और मांसपेशियां जरूरत से टाइट हो जाती हैं, जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सूलाइटिस बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या सिम्टम्स है, आपको क्या महसूस होगा? इसमें 2 मेन चीजें हैं, दर्द, सेकेंड चीज स्टिफनेस। सो दर्द और स्टिफनेस आर द मेन फीचर्स ऑफ अ फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर पासिस थ्रू 3 मेन फेजेस। तो जैसे आप आइस जमाते हो, क्या होता है? पहले आप पानी लेते हो, यू फ्रीज द पानी, फिर वो आइस बनता है, फिर आप अपने ग्लास में लगाते हो और वो पिघलता है। वैसे ही फ्रोजन शोल्डर के फेजेस हैं। एक फ्रीजिंग फेज होता है जब कंधा जो है वो जमने लग जाता है, टाइट होने लग जाता है। इसको लगते हैं अप्रॉक्सिमेटली 2 महीना। जब कंधा धीरे धीरे से टाइट होने लगता है, दर्द होता है, टाइट होने लगता है। फिर 2 से 4 महीने ये बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। 4 से 6 महीने बाद ये धीरे धीरे से खुलने लग जाता है या पिघलने लग जाता है। इसको हम थॉइंग फेज बोलते हैं। सो देयर इज अ फ्रीजिंग फेज फॉर 2 months when the shoulder gets stiffer and stiffer, then it stays stiff for 2 months more, 4 to 6 months, called the frozen phase, and then it starts slowly opening up in the next 2 months, known as the thawing phase. Normally ये frozen shoulder जो है 6 महीने में on its own usually ठीक हो जाता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, इसमें एक अच्छी चीज है और एक बुरी चीज है। अच्छी चीज ये है कि ज्यादातर लोगों में ये अपने आप 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। बुरी चीज ये है कि तब तक के लिए आपकी जिंदगी को नरक बना के रखता है, क्योंकि दर्द होता है, आप उस तरफ सो नहीं पाते और पेन किलर लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप फ्रोजन शोल्डर को कैसे डायग्नोज करते हैं? डायग्नोसिस जो है वो आपका जो शोल्डर सर्जन है वो ही करेगा। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूं, डायग्नोसिस ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर में एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। मतलब जब आपका सर्जन जो है वो आपको एग्जामिन करता है, उसको लगता है ये बहुत टाइट हो गया है, शोल्डर मूवमेंट है ही नहीं, और एक्सरे में कोई भी ऐसे साइंस नहीं है आर्थराइटिस की, मतलब कंधे की रगड़ खाने की, देन इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक फ्रोजन शोल्डर है। पर कभी कभी हम एक अल्ट्रासाउंड या MRI कराते हैं, क्योंकि
अगर अंदर की तरफ कुछ चोट भी लगी हो और चोट के कारण आप हिला नहीं पा रहे हो तो उसको रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट है मूवमेंट। इसको हिलाओ, जितना आप हिलाओगे उतना ही ये खुलता जाएगा। अगर कोई चोट है, कोई रस्सी टूटी है, अगर आप हिलाओगे तो वो और टूट सकती है। तो इसीलिए हम MRI कभी कभी कराते हैं टू रूल आउट इफ कोई भी रस्सी या कोई भी चोट नहीं लगी है अंदर की तरफ। अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छी चीपर ऑल्टरनेटिव है जो मैं खुद करता हूं अपने पेशेंट्स पे इसकी डायग्नोसिस करने के लिए। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। 6 महीने में ये यूजुअली ठीक हो जाता है, पर तब तक के लिए अगर ये डायग्नोज फ्रोजन शोल्डर है तो कंधे को हिलाओ, अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करो, ये धीरे धीरे से खुलता जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकता है मूवमेंट कराने में अगर आपको बहुत दर्द है। आपके सर्जन या डॉक्टर के द्वारा कुछ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं ताकि आप रात को सो पाएं। पर याद रखना, ऐसे दवाई लो जो किडनी और लिवर को ज़्यादा इफेक्ट ना करे और दवाई की लत नहीं लगनी चाहिए। अगर ये प्रोसेस में आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे मूवमेंट में, रात में नींद नहीं आ रही, तो कभी कभी हम इंजेक्शन देते हैं कंधे में जो सूजन को कम करता है। मैं इसको यूजुअली अल्ट्रासाउंड गाइडेड देता हूं ताकि इंजेक्शन जो है वो सही जगह पे जाए। ये देखा गया है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं कंधे में, अगर हम फ्री हैंड लगाए, मतलब कोई भी ऐसे इमेजिंग मोडालिटी का यूसेज ना करे जैसे अल्ट्रासाउंड हो, तो ओनली 30% केसेस में वो सही जगह पे जाती है, क्योंकि कंधा बहुत अंदर है, बहुत मांसपेशियां हैं इसके चारों तरफ। अल्ट्रासाउंड गाइडेड में एक एडवांटेज है कि आप देख सकते हो कहां पे सुई जा रहा है और सही जगह पे लग पाए। मैक्सिमम आपको 2 से 3 सुइयां एक साल में लगानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। अगर 6 महीने में इन दोनों मोडालिटी से ठीक हो जाए तो आप निश्चिंत और खुश रहिएगा, यू हैव बीन क्योर्ड ऑफ इट। अगर ये 6 महीने बाद भी ठीक ना हो, स्टिफनेस बरकरार रहे, जो तकरीबन 20% लोगों में होती है, तो तब दूरबीन के द्वारा हम इस कंधे को खोल सकते हैं। हम जो टिश्यू जम जाता है, टाइट हो जाता है, उसको धीरे से हम रिलीज कर सकते हैं। और ये जो है आप मेरे अगले जो वीडियो है इसके बाद एक पेशेंट के बारे में, उसमें आप देख सकते हैं। This is a 49-year-old lady with a history of progressive stiffness in both shoulders for 1 year. She had hardly any abduction, forward flexion, and her rotations were grossly restricted. At the end of it, we have a happy patient at the end of 1 week who can move her arm in all directions. She's got back her external rotation, forward flexion, abduction, and she's happy. I hope you liked this video and your answers about frozen shoulder have been clarified. If you like my video, if you enjoy watching my videos, please like and subscribe to my YouTube channel.